नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल में। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। सदियों तक याद रहेगा, कहते हैं ना कि जब इंसान जज्बातों में बहकर कभी कभी इतना भावुक हो जाता है कि खुद के लिए जो रास्ते बनाता है उस पर कितना चल पाएगा वह उसे खुद भी नहीं मालूम होता है। तुम्हारा उस दिन गुस्से में कैंटीन से बाहर निकल जाना मुझे अंदर तक तोड़ गया। मैं चाहता था कि तुम्हारा हाथ पकड़ लूँ, तुमसे कह दूँ कि रुक जाओ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, मगर मेरे अंदर के पुरुष ने मुझे उसकी इजाज़त नहीं दी थी। कैसे कह दूँ कि तुम्हारे जाने के बाद मैं खुद का नहीं रहा? कैसे कह दूँ कि अब सुबह सुबह मुझे शरारत करके जाने वाला अब कोई नहीं है? कैसे कह दूँ कि सुबह सुबह अब मुझे चाय देने वाला कोई नहीं है? कैसे कह दूँ तुम्हारे जाने के बाद मैं बिखर सा गया हूँ? कैसे कह दूँ कि लोग मुझसे पूछते हैं तुम्हारे बारे में और मेरे पास जवाब नहीं होता उनके सवालों का। कॉलेज से लेकर अब तक तुम्हारे सिवा और कोई नहीं आया मेरी ज़िंदगी में। मैं तुम इस इश्क में और तुम ही से शादी मेरी मोहब्बत का सबसे बड़ा सबूत है। आखिर तुम भी तो यही चाहती थी। मेरी छोटी सी नौकरी और तुम्हारी बड़ी सी नौकरी कभी भी हमारे दोनों के बीच में नहीं आई। मेरे माँ बाप ने भी कभी भी कोई ऐतराज़ नहीं किया और ना ही हम दोनों ने समाज की परवाह की। हम गैर बिरादरी के ज़रूर थे, मगर हम दोनों में कभी जाति पाति को लेकर कोई बात नहीं हुई। कभी तुमने मुझसे कोई शिकायत की और ना मैंने कभी तुमसे शिकायत की। तुम्हें याद है ना, जब तुम दुल्हन बनकर मेरे घर आई थी तो मेरा हाथ थाम कर कहा था, आज से हम दोनों ज़िंदगी की नई शुरुआत कर रहे हैं। मैं इस घर में दुल्हन बनकर आई हूँ और जब जाऊँगी तो दुनिया से। और कहते कहते मैं तुम्हें चुप करने लगा। फिर ऐसा क्या था जो तुमने मुझे तलाक की नोटिस भेज दी, वह भी मुझे बिना बताए? और मैं कितना पागल था। तुम्हारी खुशी के लिए मैंने भी हस्ताक्षर तुम्हारी खुशी के लिए मैंने भी हस्ताक्षर कर दिए। दरअसल मैं तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहता था। तुम्हें याद है ना, जब कॉलेज की प्रैक्टिकल फ़ीस जमा ना कर पाने के कारण तुम कितनी उदास रहा करती थी और मैं अपनी कोचिंग की फ़ीस तुम्हारा प्रैक्टिकल के लिए डिपॉज़िट कर दी बगैर तुम्हें बताए। शायद तुम्हारे नज़दीक आने का सबसे अच्छा टाइम वही था। और जब तुम्हें पता चला कि मैं तुम्हारी प्रैक्टिकल फ़ीस जमा की है तो तुमने मुझे कितने प्यार से देखा था और मुस्कुराकर मुझे थैंक यू बोला था। वह मुस्कुराहट मैं आज भी नहीं भुला पाया। यह बात और थी कि मैं उस दिन के बाद कोचिंग कभी नहीं जा पाया। सच कहूँ तो वह मेरी हसीन ज़िंदगी और सपनों की पहली सीढ़ी थी, जिसे चढ़कर हम दोनों ने नई कामयाबी और मोहब्बत की दास्तान लिखी थी। तुमने मुझे तलाक तो ले लिया, मगर मेरी ज़िंदगी में हमेशा रहोगी। तो मेरी पहली चाहत, पहली मोहब्बत और आखिरी ख्वाहिश रहोगी। हो सके तो लौट आओ फिर से मेरी ज़िंदगी में रोशनी बनकर। ज़िंदगी कैनवास की सीट की तरह है जिस पर इंसान जो चाहे रंग भर सकता है, मगर जब नियति को कुछ और मंजूर होता है तो वह पेंटिंग भी अधूरी ही रह जाती है। दोस्तों, पायल मेरी ज़िंदगी का वह सच थी जो न तो मैं भूल सकता था और ना ही मैं मिटा सकता था। बस उसकी यादें अभी मेरे पास थी जो मुझे जिंदा रखती थी। और यह कड़वा सच था कि वही यादें मेरे जीने का सहारा भी थी। कॉलेज का पहला दिन और मेरी पहली क्लास, उसकी दूसरी बैच और मेरी पहली बेंच। बार बार मुड़कर देखना मेरी आदत बन गई और पायल मेरे प्रति लापरवाह। उसे पता ही नहीं था मैं उसे बार बार मुड़कर देखता हूँ। यह सिलसिला महीने तक चला। उसका मुस्कुराकर क्लास में आना मेरे मन को व्याकुल कर देता था। मध्यम परिवार के पायल और निम्न परिवार का मैं। बहुत सामाजिक असमानता थी हम दोनों में, मगर कुछ तो था जो हम दोनों में समान था, और वह था दोनों का सरल और सहज व्यक्तिगत। पायल का बस स्टॉप पर इंतज़ार करना, मेरा उसके बगल में खड़ा होना बस यूं ही जारी रहा। मगर पायल इस बात से बेखबर थी कि उसे कोई दिलो जान से चाहने वाला है। उसका रोज़ कॉलेज से लेकर बस स्टॉप तक पीछा करता है, उसकी परवाह करता है। कहते हैं कि ज़िंदगी अपनी ही रफ्तार से चलती है। यह बात और है कि
जो उसे पकड़ता है वह उसी के संग हो जाती है। मैं भी ज़िंदगी को पकड़ना चाहता था, उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहता था। यही कारण था कि कॉलेज लौटने के बाद मैं ट्यूशन पढ़ाता था और केमिस्ट्री की अपनी खुद की कोचिंग करता और अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करता, और लेट सोना मेरी आदत बन गई थी। मगर क्लास के लिए कभी लेट नहीं हुआ। ऐसा लगता जैसे कॉलेज का हर फूल मुरझाने को है। पायल को फूलों से बहुत प्यार था। बॉटनी की क्लास में हर्बेरियम बनाकर वह जब आती थी तो उसके फूलों का चुनाव अलग अलग होता था, और शायद इसलिए क्लास की सभी टीचर उसे बहुत प्यार करती थी। वह पढ़ने में जितनी तेज़ थी उतनी ही सहज और सरल व्यवहार की भी थी, और इसलिए वह सबकी चहेती थी। धीरे धीरे 1 वर्ष बीत गया, हम दोनों में आँख मिचौली करते करते। एक दिन उसे मालूम हो गया कि मैं उसे लेकर गंभीर हूँ, मगर अब तक न मैंने बात की थी और ना ही पायल ने। एक दिन मीना, उसकी सहेली, जब प्रैक्टिकल लैब में थी तो उसने ही मुझसे पूछ लिया, क्या तुम पायल को लाइक करते हो? उसका इस तरह से पूछना मुझे बहुत देर के लिए हैरत में डाल गया, मगर थोड़ी देर बाद खुद नॉर्मल करके मैंने हाँ बोल दिया। मीना का मुझसे पूछना और फिर पायल को पता हो जाना, यह सब इत्तेफाक नहीं था। मुझे बहुत दिनों बाद यह जानकारी मिली थी कि मेरा पायल को चाहना पूरा कॉलेज जानता था। वैसे भी मुझे इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि मेरे बारे में कौन जानता है कौन नहीं। बस पायल जान गई थी, इसी बात की खुशी थी। मुझे कॉलेज में बॉटनी टूर पर जाना था, इसलिए सबको चंदे के रूप में 1500 रुपये देने को कहा। लड़कियों की तरफ से पायल को कहा गया चंदा कलेक्ट करने के लिए, और लड़कों की तरफ से अमन को। मगर जब अमन ने कलेक्ट करने से मना कर दिया तो पायल को ही ये जिम्मेदारी मिल गई कि वह लड़कों का भी चंदा कलेक्ट करे। भारतीय यूनिवर्सिटी हो या विदेशी, दोनों में ही पढ़ाई के दौरान सब्जेक्ट से संबंधित संग्रहालय में विद्यालयों को भ्रमण करवाना चाहिए। इससे स्टूडेंट में बौद्धिक और सामाजिक विकास होता है। जब लड़कियों से चंदा कलेक्ट करके पायल लड़कों से चंदा कलेक्ट करने के लिए आई तो सबसे पहले उसने मुझसे ही कहा। पायल का मुझे थोड़ी सी ही सही, मगर उसका मुझे बात करना मेरे लिए सौपन जैसा था। मगर मैं बगैर सोचे ही मेरे पर्स से रखे पैसे, जो मैंने चंदे के लिए संभाल कर रखा था, पायल की तरफ मुस्कुराकर बढ़ा दिए। जिंदगी इंसान को सच में कभी कभी ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहाँ खुशियाँ बाहें फैलाए आपका इंतजार कर रही हो। ऐसा ही कुछ मेरे साथ होने वाला था। पायल का सबसे पहले मुझे चंदा लेना मेरे लिए बातचीत का जरिया होने वाली थी। जब मैं पायल को 1500 रुपये अपनी पुरानी पर्स से निकाल कर दिए तो पायल मेरे चेहरे की तरफ ही देख रही थी। उसको मुझे ध्यान से देखना मुझे अंदर तक सुकून दे गया। थैंक यू मुस्कान के साथ कहा। मोस्ट वेलकम, पायल में मुस्कुराकर जवाब दिया। बदले में पायल ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। जब क्लास के सारे स्टूडेंट्स का पैसा कलेक्ट हो गया तो टीचर स्टूडेंट की मीटिंग हुई, जिसमें यूपी के हिस्टोरिकल पैलेस को प्राथमिकता दी गई। मार्च का प्रथम सप्ताह में आगरा और फतेहपुर सीकरी को टूर के लिए रखा गया। सुबह जब कॉलेज गेट पर बस आकर खड़ी हुई तो सारे लड़के लड़कियां अपने अपने स्थान पर आकर बैठ गए। कुछ लोगों ने घर से बड़ा बड़ा टिफ़िन पैक करवा लिया था तो कुछ ने फास्ट फूड के बहुत सारे पैकेट रखे। मैं रूम लेकर रहता था तो मैं कुछ खास नहीं ले पाया, मगर माँ के हाथ के बने हुए चावल और तिल के लड्डू जो पिछले सप्ताह घर से लाया था वह मैंने रख लिए थे। साथ ही ट्यूशन से मिले कुछ पैसे लेकर मैं लेट पहुंचा था, इसलिए मुझे अंतिम सीट मिली। पायल अभी तक नहीं आई थी, सब उसी का इंतज़ार कर रहे थे। कुछ देर बाद क्लास टीचर ने पायल को फ़ोन किया तो उसने रिसीव नहीं किया। तकरीबन 5 मिनट बाद पायल कॉलेज पहुंची। उसके पहुंचते ही सारे स्टूडेंट की नज़र पायल पर थी। क्लास टीचर के सवाल भी, फिर भी उसने मुस्कुराकर सबसे माफ़ी मांगी और सबका रिप्लाई भी दिया। मेरी किस्मत अच्छी थी, उस दिन पायल को मेरे बगल वाली सीट पर ही बैठना पड़ा। बस अपनी तेज़ रफ्तार से चली जा रही थी। सब ने अपने अपने मनपसंद कपड़े पहन रखे थे। अक्सर ऐसा होता है कि कॉलेज और रोज़ रोज़ के कपड़े से मन ऊब जाता है। जब स्टूडेंट को ऐसा मौका मिले
जहाँ उन्हें अपनी मर्जी पर छोड़ दिया जाए तो उनका पहनावा पूरी तरह बदल जाता है, पूरा फिल्मी हो जाता है। यहाँ भी यही था, पूरी बस फिल्मी हो चली। क्लास टीचर्स, जिसमें लेडीज़ और जेंट्स दोनों थे, आज वह भी स्टूडेंट की तरह थे। आज कोई भी ऊंच नीच और छोटा बड़ा नहीं था, आज सब एक जैसे थे। रास्ते में कुछ लड़के लड़कियों ने आपस में अंताक्षरी भी शुरू कर दिया, मगर एक मैं था जो इन सब से अनजान बेखबर अपनी दुनिया में गुम था। कभी मन ही मन में सोच कर मुस्कुरा देता, तभी पायल को देखने के बहाने खिड़की की तरफ देखा तो कभी बस के धक्के से पायल का स्पर्श मेरे मन को गजब का सुकून दे जाता। प्यार क्या होता है यह मैंने पायल को देखकर जाना। कैसे पायल को देखे बगैर मन कितना उदास हो जाता था। चेहरे की रौनक और आंखों की चमक ठीक ही हो जाती थी। जब पायल की एक झलक मिल जाती थी तो छुई के पैदे की तरह फिर मेरा मन खिल उठता। कैसे कहूँ कि पायल अब मेरी खुशी, मेरी सफलता बन गई। सच में प्यार दुनिया का वह सबसे हसीन एहसास है जिसे मैं परिभाषित भी नहीं करना चाहता और ना ही कर पाऊँगा। क्या सोच रहे हो? अचानक से पायल ने मुझे पुकारा और अपने आप से बाहर आया। हड़बड़ाकर बोला, कुछ नहीं पायल, बस अपने फ्यूचर की तलाश में बहुत दूर चला गया था। मैं गंभीर होते हुए कहा, अच्छा हाँ, तो मिला क्या आपको अपना फ्यूचर? पायल ने मुस्कुराकर पूछा। तलाश करते करते बहुत दूर आ गया हूँ, पर कर्म करना मेरा फर्ज है और फल देना ऊपर वाले का काम है। मेरी बातों को काटते हुए पायल ने कहा कि नहीं। फिर मैं लापरवाही से कहा, क्यों? उसने हैरान होते हुए पूछा। क्योंकि मेरा फ्यूचर भगवान के हाथ में नहीं है, बल्कि किसी इंसान के हाथ में है, उसने जवाब दिया। वह खुद में सोचने लगी और फिर जाने का आँख हो गई। दोपहर के 12 बजने वाले थे। सारे स्टूडेंट लंच करने के लिए जिद करने लगे। ड्राइवर ने बस को एक रेस्टोरेंट के सामने रोका तो सारे स्टूडेंट बस से उतरने लगे। मैं अपनी सीट पर बैठा रहा। खामोश पायल भी बैठी रही, वह भी नहीं गई। मीना हम दोनों को छोड़कर बस से नीचे उतर गई। अब पायल और मैं ही बस में रह गई, मगर मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं खड़ा हुआ और पायल का हाथ हल्के से छुए तो वह चौंक गई, जैसे मैंने उसे किसी ख्वाब से जगा दिया हो। पायल, लंच कर लो, मैंने कहा, पर वह कुछ नहीं बोली और बस से नीचे उतर गई। मैं भी उसके पीछे पीछे बस से नीचे उतर गया। सारे स्टूडेंट्स अपनी अपनी पसंद की चीज़ें ऑर्डर करके टेबल पर बैठे गप्पे मार रहे थे। मैंने पायल से पूछा, क्या खाओगी पायल? जो चाहे मंगवा लो। मैंने 2 कॉफ़ी 2 समोसे ऑर्डर कर दिए। थोड़ी देर में टेबल पर आ गए। पायल को चाय पसंद नहीं थी, वह कॉफ़ी पीती थी। यह बात कॉलेज की कैंटीन में मैंने पायल को बात करते सुना था, इसलिए मैंने कॉफ़ी ही मंगवाई। हम कॉफ़ी और समोसे का मज़ा ले रहे थे और मैं पायल को देख रहा था, उसकी आंखों को पढ़ने की कोशिश कर रहा था। सच में पायल की आंखें बिल्कुल झील सी, बहुत ही गहरी, एकदम शांत। पहली बार पायल को इतने करीब से मैंने देखा था। मुझे ऐसा सुकून मिल रहा था जिसे मैं एहसास करके खुद ही जी रहा था। पायल इन सब बातों से बेखबर कॉफ़ी में डूबी थी, मगर बिल्कुल शांत होकर कुछ सोच रही थी। लगभग 30 मिनट बाद बस वहाँ से रवाना हुई। वेटर को बिल भी मैंने ही दिया। पायल ने मना भी नहीं किया और मुझे उसका बिल देना बहुत ही अच्छा लगा। हम आगरा के करीब पहुँचने वाले थे। शाम के 5 बज रहे थे। सारे स्टूडेंट्स ने कहा कि पहले वह होटल जाएंगे, आराम करेंगे, फिर वह कल सुबह फतेहपुर सीकरी के लिए निकलेंगे। और ऐसा ही हुआ। टीचर्स ने भी यही ठीक समझ लिया। बस को आगरा के एक अच्छे होटल में ले चलने के लिए ड्राइवर से बोला। होटल पहुंचकर सारे लोगों ने निर्णय लिया कि 2 हॉल बुक कर लिए जाए, जिसमें एक हॉल में लड़के और दूसरे हॉल में लड़कियां रहेंगे। सारे लड़के और लड़कियों ने ऐसा ही किया, मगर रात के डिनर के समय हॉल में सब एक साथ आए। मैंने लोअर टी शर्ट और उस पर एक हल्की सी जैकेट पहन रखी थी और पायल ने रेड कलर का पंजाबी पटियाला सूट और शॉल को फोल्ड करके कंधे पर रखा हुआ था। पायल मेरी ही टेबल के सामने चेयर पर आकर बैठ गई।
मैं फिर पायल से उसकी पसंद पूछी, मगर इस बार भी उसने मेरी ही पसंद पर छोड़ दिया। मैंने मिक्स वेज और रोटियां ऑर्डर की। पायल अब कुछ फ्रेश लग रही थी, हल्की सी गुलाबी लिपस्टिक और आंखों में काजल। सच में वह बहुत खूबसूरत लग रही थी, सादगी में भी बहुत खूबसूरत लग रही थी। सब डिनर कर रहे थे। कभी कुछ लेने के बहाने से मैं पायल से पूछ लेता, लेकिन उसने अपने मन से कुछ नहीं बोला। जब डिनर ख़त्म हुआ तो सब ने अपना अपना बिल पे किया। मैंने हम दोनों का बिल पे किया। इस बार भी पायल ने कुछ नहीं कहा। सब अपने अपने हॉल में सोने चले गए। पायल ने मेरी तरफ देखा और बोला, सर्दी है, स्वेटर पहनकर सोना। हाँ थैंक यू, मैंने कहा। वह कुछ नहीं बोली और चली गई। रात भर मैं सोचता रहा, कभी पायल तो कभी अपने रूम पार्टनर की बातें, तो कभी अपने दोस्त अमन की, तो कभी अपने गांव के बारे में, अपनी माँ के बारे में। सोते सोते कब नींद आ गई, सोचते सोचते कब नींद आ गई, पता ही नहीं चला। सुबह जब नींद खुली तो सब फ्रेश होकर तैयार हो रहे थे। मैं भी फ्रेश होकर तैयार हुआ। 7 बजे थे। सब ब्रेकफास्ट करके बस में बैठ गए थे। बस फतेहपुर सीकरी पहुंच चुकी थी। सारे स्टूडेंट्स टीचर्स के साथ अकबर के पंचमहल में पहुंच चुके थे। जब हम बुलंद दरवाज़ा देखने गए तो आंखें खुली की खुली रह गई। सच कहूँ तो फतेहपुर सीकरी की हर वह इमारत जो मुग़ल कालीन में थी, सभी बहुत ही खूबसूरत और रहस्य से भरी हुई थी। सबके पीछे कुछ ना कुछ इतिहास ज़रूर है। जब हम लोगों ने फतेहपुर सीकरी को अच्छे से अवलोकन किया तो सब ने कहा कि लंच कर लिया जाए। घूमते घूमते सब बहुत ही थक चुके थे। मुझे भी बहुत भूख लगी थी। सारे लोग पास के ढाबे पर गए, अपनी अपनी पसंद की चीज़ें बनवाने लगे। इस बार फिर पायल ने मेरी पसंद पर करेले की सब्ज़ी और रोटियों से पेट भर लंच करके हम आगरा के लिए निकल गए। मगर पायल को बस में बैठे रहने से चक्कर आने लगे तो कुछ देर के लिए बस को रास्ते में रोक दिया। जब पायल को कुछ आराम महसूस हुआ तो हम दोपहर के 2 बजे आगरा पहुँचे। सच कहूँ तो शाहजहाँ ताजमहल को अपनी बेगम मुमताज़ के लिए बनवाया था। वह एक दिन प्यार का प्रतीक के रूप में जाना जाएगा, यह शाहजहाँ को भी नहीं मालूम था। पहली बार हमने ताज का दीदार किया था और वह भी पायल के साथ। सारे स्टूडेंट्स अपने अपने फ्रेंड्स के साथ सेल्फी ले रहे थे। मैंने भी पायल के साथ कई फ़ोटो लिया और आज जब भी उन फ़ोटो को देखता हूँ, उन तस्वीरों को देखता हूँ, तो वह पल, वह लम्बे फिर से जहन में ताज़ा हो जाते हैं। शाम को काफ़ी लेट हो गया जब हम लोग होटल पहुँचे। आज हमें यहाँ से जाना था। किसी तरह हम सब अपना अपना सामान पैक किया और फिर वापस बस में आकर बैठ गए। पायल मेरे ही साथ बैठी, मगर बगैर कोई एक्स्ट्रा बात किए। जब रात काफ़ी हो गई तो सब अपनी ही सीट पर सो गए। मुझे नींद बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। मैं जाग रहा था। मुझे इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि हम इतने करीब होंगे। पायल को नींद आ गई थी। वह मेरे कंधे पर सिर टेक कर सो गई। यह खूबसूरत पल फिर कभी आएगा यह नहीं मालूम था, लेकिन जितना भी टाइम पायल के साथ मिला, मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ। मैंने कहा था ना कि कभी कभी ज़िंदगी इंसान को ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहाँ खुशियाँ बाएं फैलाकर इंतज़ार कर रही होती है। फ़िलहाल कुछ दिन मेरे ऐसे ही गुजरने वाले थे। पायल के साथ बस जब हमारे शहर पहुंची, पायल अभी भी मेरे कंधे पर अपना सर रखकर चैन से सो रही थी। मैं सारी रात उसकी जीवन से अपने जीवन को अलग ही दुनिया में महसूस कर रहा था। पायल को मैंने होले से जगाया तो वह उठ गई, मगर नींद उसकी आंखों में अब भी नहीं गई थी। और ऐसा देखने से पायल बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। उसकी जुल्फ़ों का बार बार उसके चेहरे पर आना, वह बार बार हटाती, मैं उसे ही देख रहा था। पर वह इन सब से अनजान बस की सीढ़ियों में मंद मंद कदमों से नीचे उतर रही थी। हम सभी अपने अपने घर जाने वाले थे। पायल और हम टैक्सी स्टैंड तक साथ साथ गए, फिर अलग अलग टैक्सी अपने घर को निकल गए। अपने रूम पर फाइनल ईयर के जब एग्ज़ाम ख़त्म हुए तो मैंने पायल से मिलने के लिए कहा, क्योंकि मैं अपने गांव जाने वाला था। फिर कब आना होगा यह मुझे भी नहीं मालूम था। मैं पहले से ही वहां पहुंच चुका था।
और पायल का इंतज़ार कर रहा था। पायल आ गई, मगर वह अन्य दिनों की अपेक्षा बहुत खामोश थी। मेरे सामने वाली सीट पर बिल्कुल गुमसुम सी होकर बैठ गई। मैंने आहिस्ता से पायल का हाथ अपने हाथों में लिया तो उसने मेरी तरफ देखा और फिर आंसुओं की 2 बूंद उसके गुलाबी गालों पर लुढ़क गई। मेरा भी दिल भर आया और फिर बगैर किसी की परवाह किए मैंने पायल की आंखों को चूम लिया। सच कहूँ तो किसी से जुदाई का आलम बहुत बुरा होता है। दिल चाहता है कि उसे रोक लूँ, अपने पास रख लूँ, मगर ऐसा कहाँ होता। बस आंसुओं को अपने पास संभाल लिया और फिर मैं अपनी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए तैयारी में जुट गया। मगर एक पल के लिए मैंने कभी भी पायल की यादों को खुद से अलग नहीं किया, ना ही होने दिया। पायल को मुझसे पहले जॉब मिली। वह पहले ही प्रयास में एसडीएम के पद पर चयनित हो गई और मैं 1 साल बाद लेक्चरार के पद पर चयनित हुआ। कहते हैं कि समय बहुत बलवान होता है, हर किसी को समय की कदर करनी चाहिए, और जिसने कदर नहीं की वह गैरत में समा गया। समय की तेज रफ्तार में हम दोनों ही अनुकूल थे और प्रयास था कि साथ साथ चल सके। एक दिन जब मैं पायल से कहा कि पायल मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और शादी करना चाहता हूँ, तो पायल ने खुशी खुशी हाँ कर दी। हम दोनों परिणय सूत्र में बांध गए, जहाँ न कोई धर्म, ना बंधन, ना कोई जाति का बंधन, बस प्यार और प्यार का बंधन था। हमारी शादी को 1 साल हो गए थे। हम बहुत खुश थे। हमने अपने बीच कभी भी नौकरी को आने नहीं दिया। मैंने पायल को कई बार कॉल किया, मगर पायल ने एक बार भी कॉल पिकअप नहीं किया। पायल का मुझे तलाक लेना मुझे समझ नहीं आया, खासकर ऐसे समय पर जब वह मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है। बचपन में जब मैं रामायण के एक दृश्य में माता पिता को जब पेट से थी तो उन्हें जंगल में छोड़ दिया गया, उस सीन को देखकर मैं बहुत रोया था। पायल ने मुझे ऐसे चौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया था जहाँ मुझे ज़िंदगी टुकड़ों में बिखरती हुई नज़र आ रही थी। अगले दिन जब पायल से मिलने मैं वाराणसी गया तो पायल घर पर नहीं थी। गार्ड ने मुझे बताया कि मैडम दौरे पर गई है। मैं फिर पायल को कॉल किया, फिर कोई जवाब नहीं मिला, तो मैं वहीं लॉन में लगी बेंच पर बैठ गया। शाम को तकरीबन 7 बजे थे। पायल घर पर आई तो खुद ही पायल के पास पहुंचा तो पायल ने मुझे देखकर भी अनदेखा कर दिया। कॉलेज के दिनों में जब पायल मुझे नहीं देखती थी दोस्तों, तो ऐसा लगता था जैसे कुछ अधूरा सा है, कुछ कमी सी है, और सारा दिन बेचैन रहता था। मगर आज पायल को मुझे दूर हुए 1 सप्ताह से भी ज़्यादा हो गया। ना कोई फ़ोन, ना कोई बात, बस सीधा तलाक का कागजात भेज दिए और यह भी नहीं बताया कि मेरी गलती क्या थी। आखिरकार मुझे किस बात की सज़ा दी जा रही है थी। नौकर अंदर आया और बोला, मैडम जी चाय बना दूँ क्या? तो पायल ने उसे मना कर दिया और खुद पायल किचन में जाकर चाय बनाने लगी। थोड़ी देर बाद पायल हाथ में चाय का कप लिए मेरी तरफ आई और बगैर कुछ बोले ही चाय का प्याला मेरी तरफ बढ़ा दिया। मैंने पायल की तरफ देखा तो बेबसी से मेरी आंखें भर आई। यकीन नहीं होता कि तुम इतना बदल जाओगी पायल। और मैं रोने लगा। आखिरकार क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में, मुझे जिसकी इतनी बड़ी सज़ा मिल रही है। कहते कहते मैं रोने लगा। काफ़ी देर तक मैं यूं ही रोता रहा, मगर पायल ने कोई जवाब नहीं दिया। मेरे स्वाभिमान ने मुझे वहाँ बैठने की इजाज़त नहीं दी और मैं तलाक के पेपर पर साइन करके वहाँ से निकल गया। ज़िंदगी सच में बहुत कुछ सीखने का मौका देती है। कभी मुश्किल से लड़ना तो कभी खुद को वातावरण के अनुसार ढालना सिखाती है। आगे मेरी ज़िंदगी में क्या हुआ जानने के लिए नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें, और साथ में चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट आपको कल मिलेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।